नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं सईद अंसारी। इंडिया 360 की आइए शुरुआत करते हैं उस खबर से जिसमें यह खुलासा हुआ है कि 2011 में भी यूपीए सरकार के कार्यकाल में सेना ने पीओके में घुसकर 3 नापाक सर काटे थे। यह बदला पाकिस्तान के कुपवाड़ा हमले का जवाब था। भारत के सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान बुरी तरह से बौखलाया हुआ है। हालांकि सेना इससे पहले भी सर्जिकल स्ट्राइक से पाकिस्तान के आत्मसम्मान को चकनाचूर कर चुकी है। सूत्रों के मुताबिक 30 जुलाई 2011 को पीओके में ही हुआ एक ऑपरेशन सिर के बदले सिर की सैन्य नीति का सबसे पुख्ता सबूत है। 30 जुलाई 2011 को सेना ने ऑपरेशन जिंजर को अंजाम दिया, जिसमें 3 पाकिस्तानी जवानों के सिर काटकर भारत लाए गए। ये पाकिस्तान के उस हमले का जवाब था जो उसने कुपवाड़ा की गूगलधर चोटी पर किया था, जिसमें पाकिस्तान की कायर सेना ने 2 भारतीय जवानों का सिर काटा था। जवाब में हमारी सेना ने 8 पाकिस्तानी जवानों को मार गिराया। मेजर जनरल एसके चक्रवर्ती ही वो अफसर थे जिनकी कमान में ऑपरेशन जिंजर को अंजाम दिया गया। ऑपरेशन जिंजर 4 पैरा स्पेशल फोर्स के जवानों ने संभाला था। टेक्निकल स्पोर्ट डिवीजन के अफसरों ने बारूदी सुरंगें बिछाई और लैंड माइंस के जरिए हमारे जवानों ने 3 पाक जवानों को धराशायी कर दिया और उनका सिर धड़ से अलग कर दिया। उस ऑपरेशन से जुड़े दस्तावेज अब सामने आए हैं और आज तक के पास भी हैं। तत्कालीन सेनाध्यक्ष वीके सिंह को भी उस ऑपरेशन का पता था। ऑपरेशन जिंजर यह साबित करता है कि दुश्मनों से बदला लेने में हिंदुस्तान कभी पीछे नहीं रहता। मंजीत सिंह नेगी, दिल्ली, आज तक। हमारी दूसरी खबर भी कश्मीर से है, जहां आतंकवादियों के रेट कार्ड का खुलासा हुआ है। हथियार छीनने पर 5,000 रुपए और मासिक सैलरी 3,000 से 7,000 तक। देखिए हमारी ये पूरी रिपोर्ट। अट्ठाईस 29 सितंबर की दरमियानी रात को पाक अधिकृत कश्मीर में घुसकर भारतीय सेना ने सर्जिकल स्ट्राइक किया था। इस हकीकत को सेना की एक जांच रिपोर्ट ने भी साबित कर दिया है। रिपोर्ट में कई पाकिस्तानी संस्थाओं के बीच हुई रेडियो बातचीत के जरिए बताया गया है कि पीओके के डुनियाल आतंकी लॉन्चपैड को भारी तबाही झेलनी पड़ी है। खासकर लश्कर-ए-तैयबा को सबसे अधिक नुकसान पहुंचा है। खुफिया एजेंसियों ने आतंकियों के बीच ताजा बातचीत के नमूने से कई सनसनीखेज जानकारियां हासिल की हैं। खुलासा हुआ है कि आतंकियों ने जम्मू कश्मीर में पुलिस स्टेशन और पुलिस कर्मियों पर हमला तेज किया है। अहम मकसद हथियारों को लूटना है। पुलवामा और शोपिया के पुलिस पोस्ट पर आतंकी हमला और AK-47 राइफलों की लूट इसका ताजा सबूत है। पिछले 3 महीने में हथियार लूटने की 12 घटनाएं सामने आ चुकी हैं। आतंकी ये दिखाना चाहते हैं कि सर्जिकल स्ट्राइक के बाद भी उनकी ताकत कायम है। आतंकी संगठनों के रेडियो बातचीत से हासिल जानकारी ने जम्मू कश्मीर में आतंकी रेट कार्ड का भी खुलासा किया है। पुलिस से हथियार छीनने का इनाम 5 से 6,000 रुपए है। कश्मीर में स्थानीय आतंकियों की बहाली पर 10 से 25,000 रुपए दिए जाते हैं। कश्मीर में आतंकियों को 3,000 से 12,000 रुपए मासिक तनख्वाह दी जाती है। पीओके के टेरर कैंप में आतंकियों को बताया जाता है कि घाटी में बड़े हमले के बदले 1 लाख से 2 लाख का इनाम मिलेगा। जानकारी ये भी सामने आई है कि आतंकियों के मारे जाने पर अधिक से अधिक 6 महीने के लिए परिवार को 5,000 या 10,000 रुपए दिए जाते हैं। सेना के खुलासे से साफ है कि पाकिस्तान में बैठे आतंक के आका जन्नत और पैसे के नाम पर किस तरीके से स्थानीय लोगों की जिंदगी जहन्नुम बना रहे हैं। दिल्ली से मंजीत सिंह नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। कश्मीरियत किसे कहते हैं, आज इसकी एक झलक देखने को मिली जब सड़क हादसे में सेना के घायल जवान को कश्मीरी युवक ने बचाया। श्रीनगर में ये हादसा हुआ था। ट्रक में फंसे सेना के जवान को एक कश्मीरी युवक आगे बढ़ा और उसके बाद कई युवक वहां पर आ गए और इस जवान को ट्रक पलट गया था। ये हमारा सैनिक ट्रक में फंस गया था, उसकी जान जा सकती थी, लेकिन कई कश्मीरी युवक वहां पर इकट्ठा हुए। बड़ी मेहनत से उन्होंने इस सैनिक को बचाया, बाहर निकाला। रुख अगली खबर का।
बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक और दलित नेता कांशीराम की 10वीं पुण्यतिथि के अवसर पर लखनऊ में रैली का आयोजन किया गया। दावा ये कि इस रैली में लाखों की भीड़ उमड़ी, लेकिन रैली में उस वक्त अफरा तफरी मच गई जब उसके एक हिस्से में भगदड़ मच गई। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। सांप्रदायिक दंगे, मायावती की रैली में मची भगदड़, 2 महिलाओं की मौत, कई घायल। लखनऊ में मायावती की रैली में अब अफरा तफरी और भगदड़ के सिर्फ निशान ही बचे हैं। सीढ़ियों पर पड़े जूते चप्पलों को देखकर अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं कि भगदड़ के वक्त यहाँ की तस्वीर कैसी रही होगी। कांशीराम की पुण्यतिथि के मौके पर मायावती की महारैली में अचानक भीड़ बेकाबू हो गई। इस हादसे में 2 महिलाओं की मौत हो गई और कई लोग घायल हो गए। हजारों की भीड़ बीएसपी सुप्रीमो मायावती को सुनने के लिए पहुंची थी। मायावती ने भाषण दिया और जैसे ही रैली स्थल से बाहर निकली, रैली के एक हिस्से में भीड़ बेकाबू हो गई। बसपा सुप्रीमो मायावती ने लखनऊ में बड़ी रैली की है, लेकिन रैली खत्म होते होते यहाँ पर भगदड़ की स्थिति हो गई और इस कांसीराम स्मारक जो मैदान है वहाँ पर इस भगदड़ में 2 लोगों की मौत हो गई है। और आप ये तमाम सबूत देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ पर भगदड़ मची थी उस वक्त जिस वक्त ये रैली खत्म हो रही थी। दरअसल सीढ़ियों पर बने 2 दरवाजों में से एक से लोग नीचे आ रहे थे, जबकि वहीं भीड़ का एक हिस्सा अंदर जाने की कोशिश कर रहा था। इस बीच संतुलन बिगड़ने से कुछ महिलाएं गिर पड़ी। बताया जा रहा है लोग जब तक संभलते तब तक भीड़ ने नीचे गिरी महिलाओं को रौंद दिया। 15 लोग जख्मी आए थे यहाँ पर और इससे पहले एक महिला की डेथ हुई थी, तो यहाँ डेथ मृत अवस्था में लाई गई थी, जिसको कि हम लोगों ने लोकबंधु अस्पताल भिजवा दिया अगली लीगल कार्रवाई के लिए। रैली स्थल पर एक अस्थायी अस्पताल की व्यवस्था थी, नहीं तो हालात और खराब हो सकते थे। पर सवाल उठता है कि जिस रैली में 1 लाख लोगों के आने का दावा हो, वहां सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं थे? भीड़ को ठीक तरीके से नियंत्रण करने में कहां गलती हुई? वैसे मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने तुरंत मृतकों को 2 लाख का मुआवजा देने का ऐलान कर दिया। सरकार ने घायलों के मुफ्त इलाज के लिए आदेश भी दे दिए हैं। कुमार अभिषेक, लखनऊ, आज तक। मायावती ने इस अवसर पर नरेंद्र मोदी सरकार पर जमकर हमला किया और इसके साथ ही मायावती ने आरोप लगाया कि बीजेपी शासित राज्यों में दलितों का उत्पीड़न हुआ और मुसलमानों के खिलाफ जानबूझकर माहौल खराब किया गया। तो मायावती कानून व्यवस्था पर अखिलेश सरकार पर भी जमकर बरसी। हमारे 18 भारतीय जवानों की चिता की आग अभी पूरे तौर से ठंडी भी नहीं हुई है, लेकिन फिर भी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक स्वार्थ में या लखनऊ में ही दशहरा मनाने के लिए आ रहे हैं। खासकर दलितों, आदिवासियों व अन्य पिछड़े वर्गों को आरक्षण व अन्य और जो भी कानूनी अधिकार मिले हैं, इनको निष्प्रभावी व खत्म करने के ही प्रयास में लगी हुई है कि जब से इस बार केंद्र में बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनी है, तो तब से पूरे देश में मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ भी हर स्तर पर पक्षपात वाला रवैया ही अपनाया जा रहा है। इस बार समाजवादी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनी है, तो तब से यहाँ हर स्तर पर कानून द्वारा कानून का राज नहीं, बल्कि यहाँ गुंडों, बदमाशों, माफियाओं, आपराधिक, अराजक, सांप्रदायिक व भ्रष्ट तत्वों का ही जंगल राज चल रहा है। दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस के पूर्व पार्षद और कारोबारी शंभू वर्मा के बेटे कार्तिक के किडनैपिंग का मामला सुलझाने का दावा किया है। घर से BMW कार में निकले कार्तिक को बदमाशों ने उस वक्त अगवा कर लिया था जब वो अपने कॉलेज जा रहा था। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए ये वही 4 शातिर बदमाश हैं जिन्होंने 50 करोड़ की फिरौती के लिए कांग्रेस के पूर्व पार्षद और कारोबारी शंभू वर्मा के बेटे को अगवा किया था। पूर्व पार्षद और कारोबारी से फिरौती में 50 करोड़ की मोटी रकम वसूलने के लिए गैंग ने जो प्लान रचा था, उसे सुनकर आप भी दंग रह जाएंगे। पुलिस के मुताबिक 27 सितंबर को अपनी BMW कार में कॉलेज के लिए निकला कार्तिक जैसे ही रानी बाग के पास पहुंचा, बाइक पर पुलिस की वर्दी में आए 2 बदमाशों ने उसका रास्ता रोक लिया।
पहले उन्होंने कार्तिक की गाड़ी रुकवाई और फिर सिग्नल तोड़ने की बात कहकर उसे नीचे उतरने को कहा। इससे पहले कि कार्तिक कुछ समझ पाता, उसे दोनों बदमाश अपने साथियों की मदद से स्कॉर्पियो में अगवा कर फरार हो गए। क्राइम ब्रांच की टीम ने 50 करोड़ की जो किडनैपिंग फॉर रैंसम को सॉल्व किया है, 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। पुलिस की माने तो कार्तिक को अगवा करने के बाद बदमाश उसे पहले हरियाणा के सिरसा ले गए और फिर बाद में झुंझुनू के फार्म हाउस में रखा गया। पुलिस का कहना है कि किडनैपर्स जहां बार बार लोकेशन बदल रहे थे, वहीं कार्तिक के परिजनों को व्हाट्सएप पर वीडियो भेजकर फिरौती की रकम मांग रहे थे। और इन्होंने बकायदा सारी प्लानिंग की हुई थी। वायरलेस सेट थे इनके पास जो फेक होते हैं, और एक इवन इन्होंने फेक जो ई चालान की मशीन होती है ट्रैफिक की, वो भी ली हुई थी कि किसी को शक ना हो कि ये नकली पुलिस वाले हैं। लेकिन दिल्ली पुलिस की क्राइम ब्रांच जैसे ही हरकत में आई, किडनैपर्स को मजबूरन अपना प्लान चेंज करना पड़ा। पुलिस के मुताबिक जब किडनैपर्स को लगा कि पुलिस उन तक पहुंचने वाली है, तो उन्होंने 3 अक्टूबर को फौरन 1 करोड़ लेकर कार्तिक को टैक्सी में बिठाकर गुड़गांव छोड़ दिया। पुलिस के मुताबिक कार्तिक को अगवा करने की साजिश 6 महीने पहले रची गई थी और इसके पीछे मंजीत और महेश नाम के 2 बदमाशों का हाथ था, जो अभी फरार हैं। 50 करोड़ रुपए की जो किडनैपिंग की गई थी, 50 करोड़ रुपए के लिए कार्तिक की, उसको क्राइम ब्रांच ने सुलझाया और इस मामले में 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया, जबकि कुछ और साथी उसके अभी फरार हैं। कैमरामैन प्रताप सोइन के साथ पुनीत शर्मा, दिल्ली आज तक। और एक बड़ी खबर इस वक्त आ रही है पाकिस्तान की बौखलाहट की, पाकिस्तान के डर की। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद पाकिस्तान ने 2 आतंकवादियों को सेना की सुरक्षा दी है और ये दोनों आतंकवादी हाफिज सईद और सैयद सलाहुद्दीन है। सर्जिकल स्ट्राइक के बाद इन दोनों की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सादी वर्दी में सेना के जवानों को इनकी हिफाजत के लिए लगाया गया है और अब पाकिस्तान को ये डर सता रहा है कि कहीं ऐसा ना हो। सूत्रों के हवाले से जो खबर आ रही है कि इन दोनों को भी सर्जिकल स्ट्राइक में भारतीय सेना मार न गिराए और इसी वजह से इन दोनों की सुरक्षा सेना के हवाले कर दी गई है। पाकिस्तानी सेना की सुरक्षा में 2 बड़े आतंकवादी, और ये सब कुछ हुआ है सर्जिकल स्ट्राइक के बाद। घबराहट में पाकिस्तान ने किया है, ये बड़ी खबर है। इस पर लगातार जानकारी हम आपको देते रहेंगे। सैयद सलाहुद्दीन और हाफिज सईद दोनों को पाकिस्तानी सेना अपनी सुरक्षा में अब रख रही है। फिलहाल रुख अगली खबर का। महाराष्ट्र के नासिक में 4 साल की बच्ची के साथ रेप की दरिंदगी के बाद वहां पर जबरदस्त आक्रोश और गुस्सा है। रही सही कसर फडणवीस सरकार के एक मंत्री ने पूरी कर दी और इसके बाद सड़क पर भीड़ ने जमकर हंगामा किया है। नासिक का यह इलाका आक्रोश में उबल रहा है। हजारों की भीड़ सड़क पर उतर आई। गुस्साई भीड़ ने 3 गाड़ियों को आग के हवाले कर दिया। आईजी की गाड़ी समेत 4 वाहन बुरी तरह तोड़ दिए गए। हंगामे में 6 पुलिस वाले घायल हो गए। दरअसल नासिक में 4 साल की एक बच्ची से बलात्कार की वारदात ने इलाके के लोगों को भड़का दिया। परिवार वाले आरोपी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। दबाव बढ़ा तो नासिक पुलिस ने तुरंत कार्रवाई करते हुए आरोपी को धर दबोचा। नासिक ग्रामीण से एक्यूज को अरेस्ट किया गया है और आगे की कार्रवाई नासिक ग्रामीण कर रहे हैं। अभी मामला गर्म था। ठीक उसी वक्त आग में घी सरकार के मंत्री गिरीश महाजन के एक बयान से मिल गया। आरोप है कि मंत्री जी ने इसे रेप की जगह रेप की कोशिश करार दिया। अब इस बयान के बाद इलाके के लोग भड़क गए। परिवार वालों ने सवाल उठाया कि बिना फॉरेंसिक जांच रिपोर्ट के मंत्री गिरीश महाजन कैसे इस नतीजे पर पहुंच गए। लोगों को शांत करने के बजाय मंत्री ने दुष्कर्म नहीं होने का बयान दे दिया, जबकि 376 के तहत आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। वहीं दूसरी ओर डिटेल मेडिकल रिपोर्ट अभी तक नहीं आया है। ऐसे नाजुक स्थिति में ऐसे बयान को गैर जिम्मेदाराना नहीं कहे तो और क्या। बहरहाल आरोपी लड़के के खिलाफ बलात्कार और यौन अपराध से बाल सुरक्षा अधिनियम की धाराओं के तहत मामला दर्ज किया गया है। वो गिरफ्तार भी कर लिया गया है। नासिक से प्रवीण ठाकरे के साथ पंकज खेलकर, मुंबई आज तक। देखते रहिए। आज देश भर में दुर्गा अष्टमी की धूम है। सुबह से ही पूजा पंडालों और मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। देश विदेश से आए सैलानी भी पूरे श्रद्धा भक्ति से केदारनाथ धाम दर्शन के लिए भक्तगण पहुंच रहे हैं। वहां शिव भक्ति में लीन हैं और ऐसे में सुरों वाली भक्ति देखने को मिली।
होते हैं बस कुछ ही पलों में हाजिर। उसके बाद आपको बताएंगे इंदौर में टीम इंडिया का विशाल स्कोर। देखते रहिए आज तक।